दोपहर के खाने के बाद के सत्र में आप सबका स्वागत है। अभी आप पर नींद हमला करेगी और उससे आप सावधान रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इस सत्र में दो वक्ता हैं जो जगा के ही रखेंगे आपको, ध्रुव संगारी और यूसुफ सईद। दोनों साथ मिलकर काम भी करते हैं। ध्रुव गायक हैं, संगीतज्ञ हैं और संस्कृति के अनेक क्षेत्रों से उनका रिश्ता है। यूसुफ सईद फिल्में बनाते हैं और संगीत से भी उनका रिश्ता है, और इनकी एक संस्था एकतारा नाम की है और तस्वीरघर नाम की। ये दोनों ही संस्कृति के पक्षों पर और उसके साथ क्या हो रहा है उस पर बात करने के लिए बिल्कुल ही योग्य हैं। मैं अनुरोध करता हूं पहले यूसुफ सईद से कि वे अपनी बात शुरू करें। थैंक यू अपू वर्णन। बहुत सारी बातें जो आर्ट्स और कल्चर के बारे में हम लोग बात अभी करने वाले हैं, एक्चुअली पिछले सेशंस में उन पे बात हो चुकी है, क्योंकि आर्ट्स और कल्चर जो है वो हिस्ट्री से अलग नहीं हो सकता और एजुकेशन से अलग नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हिस्ट्री के साथ और एजुकेशन के साथ। तो इनफैक्ट मेरे पास जो पॉइंट्स हैं जो बात करने के लिए, वो पिछले सत्र में भी उनके ऊपर बात हो चुकी है। बेसिकली ये है कि आर्ट्स एंड कल्चर को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक पेट्रनेज की ज़रूरत है किसी भी सोसाइटी में उसको सरवाइव करने के लिए। तो कुछ तो आर्ट्स ऐसे हैं जो कि पॉपुलर आर्ट हैं, जैसे सिनेमा है, पॉपुलर म्यूज़िक है, जो कि इंडस्ट्री सपोर्ट करती है और एक तरह से वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। लेकिन कुछ आर्ट्स जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, जिनको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और पेट्रनेज की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं जैसे क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल चीज़ें हैं, थिएटर है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूज़ियम्स हैं, जो सारे के सारे एक तरह से गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। और वहाँ आकर के हमें ये सारी, क्योंकि हम पिछले एक साल की बात कर रहे हैं, पिछले एक साल में क्या हुआ, तो थोड़ा हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो कैसे असरअंदाज हुआ, इस पे क्या असर हुआ है और कैसे आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है या एकेडमीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, इन सब के हेड्स या इन सब के जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स थे, उनको किसी तरह से, जो पहले से चले आ रहे थे, वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से उनको निकाला जा रहा है या निकाला गया है। और बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही एक तरह से कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से निकाला जा रहा है उनके ख़िलाफ़ तरह तरह की वो एक तरह से कॉन्स्पिरेसीज़ बना करके। तो एक तो वो हुआ है, और दूसरा ये कि इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे यूज़ किया गया है और किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि DAVP जो गवर्नमेंट की पब्लिसिटी का काम करती है, उसने करोड़ों रुपया, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन करोड़ों रुपया भी खर्च हुआ है इस पिछले एक साल में, जो सिर्फ प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को और एक पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को प्रमोट करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ DAVP ने इस पे खर्च किया है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि दूरदर्शन में किस तरह से RSS के चीफ मोहन भागवत, आई थिंक इट वाज मोहन भागवत हु गेव जिनका एक लेक्चर टेलीकास्ट हुआ, तो किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, उनको यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई नहीं हैं, ये पहले से होती आ रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अभी से शुरू हुई हैं, जब से मोदी गवर्नमेंट आई, इससे पहले भी हो रहा था। जो इससे पिछली BJP गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी काफ़ी सारा ये सब शुरू हुआ था। अगर आपने ख़बरें उस ज़माने की देखी हों तो कुछ नए नए इंस्टीट्यूशंस थे जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। ये जो एक रोड है जिसको शायद राउज़ एवेन्यू कहते हैं, जो ITO से जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, उस रोड के दोनों तरफ जो ज़मीनें थी, वो बहुत सारे प्लॉट्स बहुत से नए नए NGOs को दिए गए। ये पिछली
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत सारी नई नई संस्थाओं को उनमें से प्लॉट दिए गए, और वो सारी संस्थाएं थी वो जो किसी ना किसी तरह से आरएसएस के साथ या हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई थी, और उनके नए नए ऑफिसेज बनने शुरू हुए। आज अगर आप उस रोड पे जाएं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे नई संस्थाएं बनी हैं, और वो नए नए किस्म के बेसिकली आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इन सारी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो ये ना सिर्फ पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें होती आ रही हैं, काफ़ी पहले से ये सब चल रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज़ें इस सेंस में है कि एक तरह से इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी उनको मिली है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरह से उसमें पॉइंट उनको मिला है। कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं पिछले दिनों, मिसाल के तौर पे जो पिछले साल क्रिसमस डे 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाने का फ़ैसला किया गया, और तकरीबन सारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थे, आईआईटीज़, आईआईएम्स, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई स्कूल, इन सब को एक तरह से उन पे वो किया गया कि क्रिसमस डे को जो है एज अ गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। इसी तरह से 2 लोगों की बर्थ एनिवर्सरीज़ मनाने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी, और दूसरे मदन मोहन मालवीय की बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए इन सारे इंस्टीट्यूशंस को हुक्म दिए गए हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब अभी हमने पिछले सेशंस में सुना कि किस तरह से एनसीईआरटी के डायरेक्टर परवीन सिंक्लेयर को निकाला गया, और जो कि खुद एक उस पर काम कर रही थी, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, which was actually a process of, in a way, desaffranization of education, and so it was almost at the end of that project, and then she was unceremoniously taken out of that. Then of course we've talked about Dinanath Batra and how his Shiksha Sanskriti Utthan Nivas has demanded a total overhaul of the education system. Then of course बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर्स को चेंज किया गया है। बीएचयू के वाइस चांसलर गिरीश चंद्र त्रिपाठी को बनाया गया, जो कि ख़ुद आरएसएस के ऑफिशियल रह चुके हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। इसी तरह से आईसीएचआर के बारे में अभी हमने काफ़ी कुछ बात की। और आरएसएस का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको इन्होंने हिस्ट्री के बारे में अभी हमने बात की कि पुराणांतर्गत इतिहास, एक तरह से पुराणों से इतिहास निकाल करके बनाना। तो ये इसमें इनका प्रोजेक्ट है कि किस तरह से 670 जो डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री के, उन सब की अलग अलग हिस्ट्री एक तरह से दोबारा से लिखी जाए। जो ऑफिशियल गैजेट्स में जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक नए तरीके से उन सब की हिस्ट्रीज़, और इसी तरह से 600 ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री लिखी जाए। Even though at one point of time they want to convert the tribals into a Hindu fold, but at the same time they are saying that tribals की जो अपनी एक पुरानी हिस्ट्री है उसको भी हमें दोबारा से नए तरीके से लिखा जाना है। ये सारी चीज़ें, फिर जो इंस्टीट्यूशनली जो चीज़ें हुई हैं, मेरे ख्याल से ध्रुव उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, किस किस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स को चेंज किया गया वगैरह। बेसिकली मेरा ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, one also has to look at what the corporate houses are doing, because arts and culture is finally also supported and sponsored by the corporate companies, and without that it cannot really survive. And because Dhruv is a practitioner, he sings, and I'm also a filmmaker, I also depend on some kind of support either from the government agencies or from the corporate houses. So we have to look at how the corporates are working on something like this. Now in that, I don't think the situation is completely like what we see in the government institutions. There are many corporates which are actually supporting a lot of arts and culture. For example, if you've seen recently a very interesting phenomenon, उर्दू ज़बान को लेकर के एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। एक नई कंपनी है रेफ्ता.com,
और रेख्ता जो है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस हाउस ने उसको एक तरह से शुरू किया और प्रमोट किया। तो और भी बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, शायद वहाँ पर कोई थोड़ी सी उम्मीद की किरण बाकी है, या कम से कम ये कि वहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है और उनके साथ कुछ एक तरह से आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई काम किया जा सकता है। क्योंकि हम सब लोगों को म्यूज़िक के लिए, आर्ट्स के लिए, डांस के लिए, थिएटर के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की, और ये जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं ये एक तरह से इनफॉर्मल भी हैं, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जाना है तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारी रेड टेपिज्म है, बहुत सारा एक तरह से काफ़ी एक इंस्टीट्यूशनल रेड टेपिज्म से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके कुछ मिल पाता है। या ये कि कुछ ही लोग हैं जो उन जगहों से आपको कोई चीज़ दिला तक ले सकते हैं। लेकिन एक तरह से कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं, मुझे लगता है कि उनको एक एड्रेस किया जा सकता है और वहाँ से कोई उम्मीद रखी जा सकती है। तो हम लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे। एक नया टीवी चैनल शुरू हुआ है, एपिक टीवी, जो हिस्ट्री और हेरिटेज को लेकर के, ऑल्दो इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस एंड महिंद्रा एंड ऑल दैट, so I mean one has to see what are the different windows, what are the different avenues where one can look at in this regard. और मुझे लगता है कि जो ऑर्डिनरी जो पब्लिक है उनके साथ भी एक तरह से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और उनके साथ एक अवेयरनेस बिल्टअप करने की ज़रूरत है, ताकि उनको पता रहे कि क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैं अभी इतना ही कहूँगा और मेरे ख्याल से मेरे दोस्त ध्रुव इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चला सकते हैं डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ। तो मैं ध्रुव से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी, यूसुफ। तो जो भी मुद्दे हैं काफ़ी उनमें से यहाँ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, सो आई एम गोइंग टू गो वेरी क्विकली। एक कोशिश है कि एक बहुत ही रफ सा टाइम स्केच, एक टाइमलाइन आपके सामने पेश की जाए, in which we see how very systematically, I mean some of the attacks are of course recurring attacks on film festivals like Vibgyor in Kerala, which I won't go into, the appropriation of Mahatma Gandhi, the reduction of his legacy to Swachh Bharat, and how apparently the only thing Gandhiji did in the UK was comment about the drawing rooms and bathrooms of the Britishers and how clean they were, and of course the appropriation of Ambedkar, of Guru Nanak, of Kabir, of the othering of the legacy of Buddhism in this country, love jihad, Shuddhikaran of tribals who are basically animists, Ghar Wapsi. But I will say a couple of things which immediately show us which direction this government is going in. सबसे पहला तो ये कि the minute Modi came into power in May 2014, the one man who was extremely happy was Dinanath Batra, because Modi goes and makes a statement about how at the opening of a hospital in Bombay by the wife of Ambani, that how we worship Ganesh ji, and there must have been some plastic surgeon who put an elephant's head on a human head, and so this is how plastic surgery was born in India, which fits perfectly into the worldview of the author of Tejomay Bharat, which is now compulsory reading in Gujarat, Dinanath Batra. And at the same time, Dinanath Batra was busy getting a book by Megha Kumar about violence, sexual violence on women and other forms of violence in Ahmedabad since 1969, saying that it defamed the RSS and hence it must be banned. Meanwhile, in the same month, we see that a district court in Agra admits a petition which wants to declare the Taj Mahal as Tejo Mahale, a Shiv temple. And this has been some theory which has been peddled by a guy called P.N. Oak, who was a self-proclaimed historian.
And similarly, the next, which is pretty disturbing, is also quite interesting. I don't know if you remember, there was this very big controversy in June 2014, where the Shankaracharya of Shirdi, the Shankaracharya, the Hindu Shankaracharya, Swarupanand, says that Shirdi Sai Baba should not be worshipped anymore because he is not a god. Now, of course, we all agree that he's not a god. That's a good thing, I guess. But his aim was not to dispel superstition by saying that do not worship Sai Baba, he's not a god. Remove all his idols from your temples. His aim was to remove a syncretic space, a shared space among the various communities of India. 800 years ago, someone like Hazrat Amir Khusro can say, that Har Qaum Rast Rahe Dine wa Qibla Gahe, Man Qibla Rast Kardam, Bar Simt Kach Kula, is saying that my Guru is my Qibla rather than the Qibla of one religion or the other religion. So, the third space, which Khusro and Kabir and Bulle Shah and the whole syncretic discourse of this country has held on to, and which has permeated almost every aspect of Indian life or South Asian life. There's a direct attack on that space. And of course, there are other attacks like Ajmer Shrine, the attack on the Baba Budangiri Shrine in Karnataka, which are recurring, so I'm not going to go into those. But his main reason was that apparently Sai Baba was a Muslim and that he was a meat eater and that he used to be a leather worker. So, just because his main patrons were Vaishnava Hindus, they declared him a god after he died, and this is all a lie, and that he should not be in such a. So this is one more thing which happened. Then we see directly after that the appointment of one brilliant gentleman called Mr. Y. Sudarshan Rao to the ICHR. Now, I mean, again, these things are not correlated necessarily, but I'm going in a time-wise order. This happened in July 2014. And just to give you a small idea about what this man actually stands for, that his main claim to fame has been publishing rubbish articles in popular print media. His pet subjects include yoga and spiritual contacts between India and South Asia, proving the historical accuracy and giving a dateline to epics such as Ramayana and Mahabharata, and removing, of course, all vestige of the Marxist, communist, colonial, feminist, secular / pro-Muslim influence on the writing of Indian history and anthropology and such like. So this is something which he wrote in a blog. All thinking men, not women, men, all thinking men, religious activists, intellectuals, politicians, professional historians and archaeologists are divided into three groups: those who stand for the Hindu cause, those who stand for the mosque, and those who want to support an amicable settlement of the controversy. So you can imagine that this reductionist approach, this reducing of everything, is a very classic hallmark of the Hindutva brigade. Right after this, Narendra Modi visits Nepal. Nepal, he goes and offers his obeisance at a shrine in which, because this is a Shaivite temple, animal sacrifice is practiced, like buffalo are slaughtered there, and etc., etc. And then he addresses, he doesn't seem to be too worried about this, and then he addresses the audience saying that you all must be so proud that Gautam Buddha was born in Nepal, and that he was born in Lumbini, which has now been historically proven apparently. So, as if 2400 years ago there was a country called Nepal. So this is clearly an attempt at othering the legacy of Buddhism in India, because Buddhism stood against caste. It always stood, it used Apabhramsha, it used Prakrit, it used plebeian discourse, popular, it rejected Sanskrit and rejected the caste system of the Brahmanas. So this is an indirect way of saying that, Shaivite Hinduism, which practices older streams in which include animal sacrifice and other forms of things which are controversial for the Vaishnavites, as well as Buddhism, are now no longer legitimate forms of
of religious affiliations in India, and Vaishnava Hinduism, which is the currently ascendant form of Hinduism, is going to be de facto, which is the Hinduism of the vegetarians, those who visit temples, those who have certain values, those who worship certain gods and goddesses. So they, because they have a hold on the popular media, because they have a hold on the popular imagination, because all the movements such as Shuddhikaran and all these things are basically being done through there, because their big champion is Lord Rama, right? So as their own gurus say that जो हमारे राम के काम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है. So it is basically the Lord Rama version of Hinduism. So not even other forms of diversity within Hinduism are to be acknowledged, let alone Islam, Christianity, Buddhism, etc., etc. So right after this, the RSS decided to go and attack and burn the books of the well-known Tamil author Perumal Murugan, and he virtually gave up writing after that. He was so depressed, and told him that your books are too sexually permissive, they're an assault on Hinduism, etc., etc., etc. After this, the Crafts Museum. It was announced. Before that, this is December 2014, the Perumal Murugan episode. Right after this, the Maharashtra beef ban takes place. And it's a direct attack on the diversity, the food diversity of this country. And let me just go back to the time as to why and how the cow was declared holy. The reason for that was very simple. We know from the Vedas that the Brahmanas were the Goswamis. They were the owners of cattle wealth. They were the ones who practiced all the rituals, including animal sacrifice and the eating of this meat on special occasions. Now, when animal husbandry became more and more popular in India, they saw that people from lower castes were also owning their own cattle. To stop this from being a free resource, from being a cheap source of protein to common people, to stop them being empowered economically, they decided to declare the cow holy. And the same thing is there today. The exact same thing is happening, that the beef ban does not affect huge companies such as Al Kabir Exports, which are actually owned by Jains. Just the name is Al Kabir, so do not be fooled by that. There are several such companies who are still having great fun exporting meat, and now they will actually import meat. So nothing affects them. What it affects is the local butcher, the local trader, the local leather worker, the Dalit, the Muslim. It's a direct attack, the Christian, on the food diversity and those Hindus who eat beef on that, right? There are a couple more things. I'll just take 2 more minutes, if that's okay with. Right after this, it was declared in April that the Crafts Museum will be dismantled and replaced with a Hastakala Academy. This is so banal because there are 30,000 pieces of heritage which include tribal heritage and heritage of the various communities which inhabit India, and some of them are even 2,000 years, more than 2,000 years old. So what will happen to all those pieces? What will happen to the existing infrastructure? What will happen to the staff? Nobody knows. And what is this Hastakala Academy? How can an intangible oral heritage be taught to you inside an institute? I don't understand how handicrafts can be taught to somebody. No, this is extremely banal. Right after this, Venu Vasudevan, the celebrated director of the National Museum, was transferred to the Sports Ministry. So this is despite the fact that he actually had a contract, an ironclad contract till 2016 or 2017, and he was transferred without any explanation to the Sports Ministry, and he was loved even by like people who had ideological difference with him, because they said he's so brilliant, he's done so much for this institute. Why has he been removed? So artists were signing petitions, and as you all know, there has been no answer. So this extremely fascist and way of working of the government is now coming. In June 2015, the late Shubhradeep Chakraborty's documentary film, which is now I think been reviewed and perhaps with cuts allowed to be released, in Muzaffarnagar, this is in June 2000, was banned. And Shubhradeep died of brain hemorrhage soon after that, so he could never see the release of his film. And the film obviously has damning evidence and direct evidence of implicating the BJP, the RSS, in the pre-election fury and the post-election furor that took place there. A couple more things. The Lalit Kala Academy, which has been now, once again, it was an independent body under the Ministry of Culture, has been taken over by the central government, imagine,
the central government is suddenly interested in an art academy. And the chairperson, Kalyan Kumar Chakravarti, has been replaced with an additional secretary. Again, no explanation has been given why this has happened, what is going to be. And recently, the NCERT chairman has been replaced. The Nehru Memorial Museum and Library Societies has recently been filled with turncoats and cronies such as M.J. Akbar, Pratap Bhanu Mehta, have been reconstituted completely. So, how many books will now disappear from NMML? What will be the new situation of the archives? We have no idea. ICSSR I have discussed, NMML, IGNCA, all these will soon get new heads and who knows which way they will go. So very soon the process of completely controlling pedagogy in education, all discourse on culture, all discourse on diversity and pluralism, spirituality, religious tolerance, food, clothing, everything in this country will very soon be under the control of these people unless, I think the simplest message is that we have to struggle to keep alive the diversity in this country. I'll just read out to you something from Salil Mishra, who says the Indian society is a product of its own history and has been enriched by it. It cannot and should not be subjected to political and social engineering seeking to convert India into a monocultural society and thus alter its very DNA. Should the idea of cultural nationalism succeed, it would be nothing short of a death knell for the very idea of India, nurtured and sustained through centuries of history. So I think that we all have to really fight much harder to save this space. Thank you very much. शुक्रिया। यह सत्र हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी जिस विचारधारा से निर्देशित होने वाले दल की सरकार है, वह विचारधारा संस्कृति की राजनीति करती रही है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, क्योंकि बाकी जितने दलों को हम जानते हैं उनकी राजनीति का आधार कुछ और है, लेकिन अभी जो दल केंद्र में सरकार चला रहा है उसका स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा आधार भारतीय संस्कृति को अपने ढंग से परिभाषित करने और उस संस्कृति में कौन कौन शामिल हो सकता है और कौन शामिल नहीं हो सकता है, इसका फैसला करने में रहा है। लेकिन यह सरकार जो पिछले साल सत्ता में आई है, इस सरकार में और इसके पहले जो एनडीए की सरकार सत्ता में आई थी, जिसमें फिर भारतीय जनता पार्टी ही प्रभुत्व में थी, उसमें फ़र्क करना हमारे लिए आवश्यक होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ और हैं। आप यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्लस हैं, और यह बात जिन्होंने गुजरात को ध्यान से देखा है पिछले 12-13 साल में, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का मकसद, और अब यह बात कोई नई नहीं रह गई है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कब्जा करना है और उसकी सारी संस्थाओं पर कब्जा करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका अटल बिहारी वाजपेयी के काम करने के तरीके से अलग है। फिर भी हम जब संस्कृति की बात कर रहे हैं, और यह इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि संस्कृति इतना बड़ा शब्द है, इतना व्यापक शब्द है, जिसमें जीवन के लगभग सारे क्षेत्र आ जाते हैं, जिनकी चर्चा हम पिछले सत्रों में कर चुके हैं। वो चाहे विज्ञान हो, वो चाहे मीडिया हो, चाहे शिक्षा हो या कुछ और हो, और इसलिए यह तय करना कि हम क्या बात करें और क्या नहीं करें, कई पक्ष हैं। एक सामान्य आबो हवा, जिसको मैं कहता हूँ, आप उस आबो हवा को देखें कि क्या वो बदल रही है या नहीं बदल रही है, और उसके कुछ इशारे यहाँ किए गए। दूसरा सांस्थानिक पक्ष है कि जिस सांस्थानिक पक्ष को सरकार चलाती है और बदलती है, और तीसरा फिर अंतर्वस्तु है, उसके भीतर क्या घटित हो रहा है, जो संगठित ढंग से चलता है। तो इन तीनों चीज़ों की तरफ हम ध्यान देंगे। सांस्थानिक पक्ष की ओर ध्यान दिलाया गया कि वो चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस हो या ललित कला एकेडमी हो या बाकी एकेडमीज़ हों, उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अब चूँकि
इसका श्रेय नेहरू को दिया जा सकता है कि नेहरू ने जिस तरह इन अकादमियों की कल्पना की, उनमें एक तरह की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का एलिमेंट था और यूनिवर्सिटीज़ में भी था, इसलिए उनको उतनी आसानी से उन पर कब्जा करना संभव नहीं है। फिर भी अनेक तरीके निकालकर उनके काउंसिल्स को फिर से संगठित करके, उनके निदेशकों को बदलकर, अध्यक्षों को बदलकर, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के अध्यक्ष लोकेश चंद्र ने आते ही कहा कि मोदी उनके लिए भगवान की तरह हैं। और ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की किसी भी इस तरह के संस्थान के अध्यक्ष का इतना असाधारण वक्तव्य था, ऐसा वक्तव्य आज तक किसी संस्थान के अध्यक्ष ने किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में नहीं दिया है। तो इससे उस दिशा का अंदाज़ किया जा सकता है। लेकिन आबो हवा बहुत महत्वपूर्ण है और वह सीधे सीधे पकड़ में भी नहीं आती है कि आप कैसे पकड़ेंगे, किसको उसके लिए दोषी ठहराएंगे, क्यों लोग खुद तैयार होने लगते हैं वे काम करने के लिए जो आज से 2 साल पहले वे खुद नहीं करते। मसलन दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग वह काम नहीं कर रहा है, लेकिन संस्कृत विभाग कर रहा है कि आर्य भारत से बाहर गए थे और यह जो पूरा सिद्धांत है कि आर्य भारत आए थे, हालांकि अब इतिहास इन सारी बहसों से बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी वे वहाँ अटके हुए हैं। तो संस्कृत विभाग ने अपने ऊपर ये जिम्मा ले लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय की कि वो ये सिद्ध करेगा कि आर्य भारत से बाहर गए थे। अब जब मैंने उनसे ये पूछा कि जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच ही चुके हैं कि आर्य भारत से बाहर गए थे, तो फिर इसमें शोध करने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन प्रमाण खोजने की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रमाण के बिना निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि निष्कर्ष एक खास ढंग से राष्ट्रवादी ढंग से सही है और यह हमारे सहज बोध या कॉमन सेंस का हिस्सा हो सकता है। इसको ध्यान देने का। बहरहाल ये बहस बहुत लंबी है और चलने वाली है और आगे भी चलेगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और अगले सत्र का इंतज़ार।